नमस्कार दोस्तों, मैं जीतराम चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो आज से अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसका पहला वीडियो आगमन और निगमन विधि से संबंधित रहेगा। आगमन और निगमन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम के हिसाब से, जहाँ से रीट और अन्य टेट के एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आगमन और निगमन विधि दोनों एक दूसरे की पूरक विधियाँ हैं और दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करती है। जो कमी आगमन विधि में होती है उसको पूरा निगमन विधि करती है, और जो कमी निगमन विधि में होती है उसको आगमन विधि पूरा करती है। तो देखते हैं क्या होती है आगमन और निगमन विधियाँ। आज अपन दोनों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करेंगे, और ऐसा ना पहले कभी किसी टीचर ने पढ़ाया है और ना किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या वाकई में आगमन और निगमन विधियाँ सरल है या कठिन है। आगमन विधि को अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड कहते हैं, जबकि निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि इनके अन्य नाम भी है, तो देख लेते हैं क्या होते हैं इनके अन्य नाम। आगमन विधि जिसको विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं, और निगमन विधि जिसको संश्लेषण सूत्र सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं। आगमन विधि को देने वाले अरस्तु थे, जबकि निगमन विधि को प्लेटो थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, तो प्लेटो ने पहले निगमन विधि दी, बाद में इनके शिष्य अरस्तु ने आगमन विधि दी। कभी कभी प्रश्न इनके रूप से भी पूछ लिए जाते हैं। दोनों के दो दो रूप होते हैं, देखते हैं कौन से होते हैं वो। आगमन विधि का पहला रूप जो होता है वो प्रयोग प्रणाली, और दूसरा होता है संयोग अथवा सहसंबंध प्रणाली। इनके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस केवल इनके रूप याद रखने हैं। रीट में एक बार प्रश्न आया था कि आगमन विधि के कितने रूप होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों के दो दो रूप होते हैं। और निगमन विधि का पहला रूप होता है पाठ्यपुस्तक प्रणाली, दूसरा होता है सूत्र प्रणाली। आगे देखते हैं इनके सिद्धांत। तो मैं आपको बता देता हूँ आगमन विधि क्या होती है। जी हाँ, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के द्वारा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। जबकि निगमन विधि नाम से पता चल रहा है नियम, तो इसमें अपन नियम के द्वारा आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों को सरल करते हैं। तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, जबकि निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। नियम अथवा सूत्र, तो सीधी भाषा में कहें तो जहाँ सूत्र लगाकर उत्तर निकाला जाता है वो होती है अपनी निगमन विधि, और जहाँ सूत्र बनाया जाता है उदाहरणों के माध्यम से वो होती है अपनी आगमन विधि। तो आगे देखते हैं इनके सूत्र क्या होते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण और उदाहरणों के द्वारा नियम की ओर बढ़ते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैंने बताया था कि आगमन और निगमन विधि दोनों एक दूसरे की पूरक विधियां होती है, तो अपने को क्या करना है, केवल आगमन विधि के सूत्र याद रखने हैं, निगमन विधि के सूत्र स्वतः याद हो जाएंगे। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जबकि निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जबकि निगमन विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगमन विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, जबकि निगमन विधि अमूर्त से मूर्त की ओर। आगमन विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जबकि निगमन विधि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आगमन विधि सरल से कठिन की ओर, जबकि निगमन विधि कठिन से सरल की ओर। आगमन विधि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जबकि निगमन विधि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो देखते हैं इनको अपन कैसे याद रख सकते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, तो इसमें अपन उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण जो होते हैं वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं, जबकि जो नियम होता है वो सामान्य होता है। उदाहरण जो होते हैं वो ज्ञात होते हैं, जबकि जो नियम निकाला जाता है वो पहले अपने को क्या होता है, अज्ञात होता है। उदाहरण जो होते हैं उनका रूप बहुत बड़ा होता है, और जो सूत्र होता है उसका रूप बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जो वस्तु अपने को दिखाई देती है उसको मूर्त कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देती उसको अमूर्त कहते हैं। तो उदाहरण जो अपने को दिखाई दे रहे हैं इनका रूप बड़ा है, मोटा है, इसलिए ये विधि हो गई मूर्त से अमूर्त की ओर। उदाहरण जो होते हैं वो अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। या अपन ये कहें कि ये विधि जो चलती है वो सरल से कठिन की ओर चलती है। और मैंने पहले बताया था कि आगमन विधि का दूसरा नाम विश्लेषण प्रणाली है, इसीलिए इसमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ते हैं, जबकि निगमन विधि में संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ये सूत्र आपको याद हो गए होंगे। और यहाँ से प्रश्न हर बार आता है कि दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन से सूत्र आगमन विधि से संबंधित है और कौन से नहीं। तो 3 सूत्र तो दे दिए जाएंगे आगमन विधि के, और 1 दे दिया जाएगा निगमन विधि का। तो अपने को वहाँ से छांटना होगा कि कौन सा आगमन का है कौन सा निगमन का है। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न हमेशा यहीं से आता है।
आगे देखते हैं इनके सोपान क्या होते हैं। दोनों के 4-4 सोपान होते हैं, देखते हैं कौन से होते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाएगा, तो निगमन विधि में पहले नियम बताया जाएगा। आगमन विधि में उन उदाहरणों का विश्लेषण, निरीक्षण अथवा तुलना की जाएगी। 4-5 उदाहरण दे दिए जाएंगे, उनको फिर सरल करवाया जाएगा, फिर उनका विश्लेषण किया जाएगा कि इनमें कौन सा पैटर्न जो है वो काम कर रहा है, अथवा ये उदाहरण कौन से एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फिर तुलना अथवा निरीक्षण के बाद में अपन निष्कर्ष निकालेंगे अथवा नियमीकरण करेंगे कि ये उदाहरण जो है वो एक कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद में सामान्यीकरण के बाद में, तो ये थे अपने आगमन विधि के सोपान। अब देखते हैं निगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाएगा, नियम का फिर अपन प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद में परीक्षण करेंगे, परीक्षण के बाद में सत्यापन करेंगे। तो ये थे सोपान आगमन और निगमन विधि के। एक बार फिर से देख लेते हैं। आगमन विधि जहाँ पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर उस पर आधारित अन्य प्रश्न सरल किए जाते हैं। जस्ट इसकी जो विपरीत विधि है वो निगमन विधि है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाएगा, फिर उसका प्रयोग करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे और अंत में सत्यापन करेंगे। तो ये इनका क्रम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आगमन और निगमन विधि के गुण और दोष क्या है। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। इसमें बालक क्रियाशील होता है और साथ ही खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। जबकि जो निगमन विधि होती है वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, शिक्षक केंद्रित होती है और इसमें बालक निष्क्रिय होता है। आगमन विधि में बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक सोच, तर्क, चिंतन शक्ति आदि का मानसिक विकास होता है। जबकि निगमन विधि में रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, तर्क, चिंतन आदि का विकास नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगमन विधि में बालक क्रियाशील रहेगा तो प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा और ये व्याकरण शिक्षण की एक रुचिकर विधि है। जबकि जो निगमन विधि है उसमें अपन क्या करते हैं, सीधा सूत्र के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो जो प्राप्त ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा और रटने पर बल दिया जाएगा। आगमन विधि जो होती है छोटी कक्षा और कमज़ोर छात्रों के लिए उपयोगी होती है, जबकि जो निगमन विधि होती है वो छोटी कक्षा और कमज़ोर छात्रों के लिए अनुपयोगी होती है। तो इसमें हमने देखा कि जो गुण आगमन विधि के थे वो उनका जो अभाव है वो निगमन विधि में होता है। तो सीधी सीधी बात करें तो जो आगमन विधि होती है वो बाल केंद्रित होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, जिसमें बालक क्रियाशील होता है। अगर बालक क्रियाशील है तो उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक सोच, तर्क, चिंतन आदि का विकास होगा, प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। व्याकरण शिक्षण की ये एक रुचिकर विधि है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण शिक्षण की सबसे मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो अपना उत्तर होगा आगमन विधि। जो गुण आगमन विधि के हैं तो निगमन विधि जस्ट इसके अपोजिट होती है। तो ये निगमन विधि के दोष हो गए। तुलना से अपने को दिखाई दे रहा है कि ये मनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक है, तो ये क्या हो गए, निगमन विधि के दोष हो गए। यहाँ रचनात्मक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक सोच, तर्क, चिंतन शक्ति का विकास नहीं होगा, प्राप्त ज्ञान अस्थायी होगा, रटने पर अधिक बल दिया जाएगा और छोटी कक्षा और कमजोर छात्रों के लिए ये अनुपयोगी होती है। आगे देखते हैं आगमन विधि के दोष क्या होते हैं और निगमन विधि के गुण क्या होंगे। तो दोष में देखते हैं इसमें समय और परिश्रम अधिक लगता है, जबकि निगमन विधि में क्या होता है, समय और परिश्रम कम लगता है। तो ये तो इसका गुण हो गया और ये इसका दोष हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि जिसमें समय अधिक लगेगा तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा, जबकि जो निगमन विधि है उसमें क्या होगा, समय कम लग रहा है तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाएगा। आगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, तो निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। आगमन विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं होती है, प्रतिभाशाली बालकों में इससे निरस्ता पैदा होती है। तो जो निगमन विधि होती है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी होती है। प्रतिभाशाली बालकों को क्या चाहिए, सीधा सूत्र लगाकर उत्तर निकालना। जो आगमन विधि है वो आगमन विधि से प्रत्येक विषय का अध्यापन संभव नहीं है, जबकि निगमन विधि आप किसी भी विषय अथवा किसी भी प्रकरण में लगा सकते हो। सभी विषयों का अध्यापन निगमन विधि से संभव है। आगमन विधि में एक योग्य अध्यापक की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें पहले उदाहरण दिए जाएंगे, फिर नियमों का प्रतिपादन किया जाएगा। तो जो काम चलाऊ अध्यापक है वो आगमन विधि में काम नहीं करेंगे। और निगमन विधि में क्या है, सीधा सूत्र के द्वारा उत्तर निकालना, तो इसमें कम प्रशिक्षित अध्यापक भी चल जाते हैं। एक बात और है कि जो आगमन विधि से जो सूत्र निकाले जाते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। तो ये थे आगमन और निगमन विधि के गुण और दोष। हमने देखा कि जो गुण आगमन विधि में है उसके जस्ट विपरीत जो गुण है वो निगमन विधि में होंगे। जो दोष निगमन विधि में पाए जाएंगे उसके जस्ट
जो विपरीत दोष होंगे वो आगमन विधि में पाए जाएंगे। तो आगमन और निगमन विधियाँ एक दूसरे की पूरक विधियाँ हैं और भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न पूछा जाए कि भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो उसमें अपना उत्तर होगा आगमन और निगमन विधि। तो ये थी अपनी आगमन और निगमन विधि। एक बार जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। आगमन विधि जिसको विश्लेषण प्रणाली कहते हैं, निगमन विधि जिसको संश्लेषण सूत्र या सिद्धांत प्रणाली कहते हैं। आगमन विधि को देने वाले अरस्तु थे, जबकि निगमन विधि को प्लेटो थे। आगमन और निगमन विधि दोनों के दो दो रूप होते हैं। ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। आगमन विधि जिसके रूप होते हैं प्रयोग और सहयोग प्रणाली, जबकि निगमन विधि के रूप होते हैं पाठ्य पुस्तक और सूत्र प्रणाली। आगमन विधि का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इसके नाम में छिपा हुआ है और निगमन विधि का सिद्धांत भी इसके नाम में छिपा हुआ है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम सूत्र से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इनके सूत्र। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सरल से कठिन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। निगमन विधि जो नियम होता है वो सामान्य होता है, नियम अज्ञात होता है, नियम सूक्ष्म होता है, नियम अमूर्त होता है, नियम प्रमाण होता है, नियम कठिन होता है और नियम में क्या होता है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमने पढ़ा इनके सोपान, दोनों के 4-4 सोपान हैं, वो अपने को याद रखना है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष अथवा नियमीकरण अथवा सामान्यीकरण किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, जो नियम निष्कर्ष अपने पास आया है उस पर आधारित कई सारे प्रश्न विद्यार्थियों से करवाए जाते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बता दिया जाता है, फिर नियम का प्रयोग किया जाता है, फिर परीक्षण किया जाता है और अंत में सत्यापन किया जाता है कि ये नियम अपना सत्य है अथवा असत्य है। गुण आगमन विधि जो मनोवैज्ञानिक विधि होती है और जो निगमन विधि होती है जो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो ये आगमन विधि के गुण हो गए और ये जो इसके विपरीत है वो निगमन विधि के क्या हो गए, दोष हो गए। जो विधि मनोवैज्ञानिक होगी वो हमेशा बाल केंद्रित होगी, बालक उसमें सक्रिय रहेगा, खोजी प्रवृत्ति का रहेगा, जिससे बालक में क्या होगा, रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, तर्क चिंतन शक्ति आदि का विकास होगा। अगर बालक क्रियाशील है तो जो प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, ये अपने को याद रखना है। और जो आगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की एक रुचिकर विधि है और छोटी कक्षा और कमजोर छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है। जबकि निगमन विधि क्या होगी, मनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षक केंद्रित है, इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा होती है। बालक क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनको सूत्र बता दिया जाता है और सूत्र के आधार पर वो अपने आगे प्रश्नों को सरल करते हैं। रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, तर्क चिंतन, इन सबका कहाँ से विकास होगा, ज्ञान अस्थायी होगा, रटने पर अधिक बल दिया जाएगा, छोटी कक्षाओं तो कमजोर छात्रों के लिए अनुपयोगी है। आगे देखते हैं जो आगमन विधि के दोष है, इसमें क्या होगा, समय अथवा परिश्रम अधिक होगा क्योंकि बालक क्रियाशील होगा, खुद सूत्र बनाएगा उदाहरणों के द्वारा। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा, बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। जी हाँ, प्रत्येक प्रकरण के विद्यार्थी स्वयं सूत्र व्युत्पन्न करने ऐसा संभव नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों में निरस्ता होती है, प्रत्येक विषय का अध्यापन संभव नहीं होता है, इसमें योग्य अध्यापक आवश्यक होते हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। नियम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं क्योंकि जो नियम होते हैं वो छात्रों के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। इसके जो विपरीत जो होंगे वो निगमन विधि के गुण होंगे, इसमें समय और परिश्रम कम लगेगा क्योंकि ये नियमों पर आधारित है। इसमें पहले नियम बता दिए जाएंगे और पूरी प्रश्नावली उसी एक नियम पर आधारित होगी, तो इसमें समय नहीं लगेगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाएगा। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि बड़ी कक्षाओं में सूत्र व्युत्पन्न करना कठिन माना जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी होती है, प्रत्येक विषय का अध्यापन इससे संभव होता है और कम प्रशिक्षित अध्यापक भी इसमें चल जाते हैं। तो ये थी अपनी आगमन और निगमन विधि। अंत में हमने देखा है कि जो आगमन और निगमन विधियाँ हैं वो दोनों एक दूसरे की पूरक और विपरीत विधियाँ हैं और भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि थी। तो ये था आज का अपना आगमन और निगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद है यह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा आगमन और निगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।